नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 6 का दूसरा पार्ट ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। दोस्तों, जो ग्लोब होता है पृथ्वी का छोटे रूप में एक वास्तविक रूप प्रतिरूप होता है। देखिए दोस्तों, देखो ग्लोब का चित्र दे रखा है। मैं ग्लोब का चित्र आपको 1 मिनट में स्क्रीन खींच के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अक्ष दे रखा है और ये ग्लोब जो झुका हुआ है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर झुका हुआ है। आगे पढ़ते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब प्रदेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। दोस्तों अगला बार, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। दोस्तों आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप हैं। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। दोस्तों ये प्रयोग अपन ग्लोब बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी गोलाकार वस्तु जैसे फुटबॉल हो गया या दूसरी कोई गोलाकार वस्तु है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है और कई एग्जामों में पहले भी पूछा गया है कि जो पृथ्वी की गति होती है वो कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिसे मैंने बनाई है, पप्पू। पप्पू आपने खूब सुना होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती हैं जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों ये जो 2 बराबर भागों में बांटती है इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। दोस्तों इस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश से मापा जा सकता है। दोस्तों देखिए ये जो ग्लोब में दिखाए गए हैं विषुवत रेखा है। जो विषुवत रेखा के सारे जो ये डिग्रियां हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 हो गया, 60, 80, ये अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा का मतलब होता है पूर्व से पश्चिम दिशा में
भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। दोस्तों, विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिण अक्षांश को। दोस्तों, जो पृथ्वी का है 180 डिग्री है, इसके अंदर 90 उत्तर के अंदर है और 90 दक्षिण के अंदर 180। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण बनाकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। दोस्तों, जो ध्रुव तारा है उत्तर में होता है और अपने से कोण बना के आप जान सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील जो साउथ अफ्रीका महाद्वीप में है, इसमें एक शहर का नाम बताया इन्होंने, बेलो होरिजोंटे। दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वर्त के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। देखिए दोस्तों, ये जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है और जो बेलो होरिजोंटे शहर है जो ब्राज़ील का है, ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वर्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए दोस्तों, विषुवत वर्त से फिर कर्क रेखा आ गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध 66 डिग्री है। जैसे 90 डिग्री जाएंगे तो देखिए दोस्तों, जो इसकी दूरी है कर्क रेखा के सारे अक्षांश रेखाओं की दूरी घटती जा रही है। आपको चित्र में आसानी से दिख रहा है। नीचे देखिए मकर रेखा इस प्रकार होती है। महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं। विषुवत वर्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। इनको और जानते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध। दोस्तों, ये आपने चित्र दे रखा है, आपको बता चुके हैं हम अच्छी तरह से, और मैं आपको एक बता दूं जो ये समझाते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, ये 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत रेखा, इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ये इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच के अंदर ये है शीतोष्ण कटिबंध। देखिए दोस्तों, इसे शीतोष्ण कटिबंध की संज्ञा दी जाती है। ये उत्तर में हो गया इसलिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में हो गया इसलिए दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो 90 डिग्री है उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण ध्रुव के बीच ये जो क्षेत्र है इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं और बताता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वर्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुववर्त। दोस्तों, मैंने अभी पूरा समझाया था आपको। और ये दे रखा चित्र, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज व कम क्षेत्र पर फैलता है।
ये प्रयोग करके बता रखा है। फिर है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। दोस्तों, आगे सवाल पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक ऊष्मा की प्राप्ति क्यों होगी? तो हमारा उत्तर होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। दोस्तों, जो अपना उष्ण कटिबंध है, इसके अलावा जो दोनों कटिबंध हैं, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, यहाँ पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ आगे बढ़ेंगे, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववर्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है। दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से ध्रुवों के बीच ठंड अधिक होती है। थोड़ा लैंग्वेज टफ है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज के ऊपर कभी नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। देशांतर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ देशांतर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो ग्लोब दे रखा है, इसमें जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है, या इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर पड़ता है, तो यहाँ से ये रेखा निकलती हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश या ग्रीनविच टाइम रेखा यानी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये आगे बढ़ता है। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 120, 150, 180, मतलब 180 डिग्री पूर्व में स्थित है और 180 डिग्री ही पश्चिम में स्थित है। तो ये सवाल आगे पूछा जा सकता है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो दोस्तों, कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं। कितनी है? 360। ये कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि ये 180 डिग्री रेखा है, ये दोनों साइड एक ही है, तो इस साइड आप देखेंगे अलग नहीं है। तो कैसे होगा? मतलब जो 0 डिग्री रेखा है, ये होगी एक रेखा, मतलब एक देशांतर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में 179 पूर्वी देशांतर और 179 पश्चिमी देशांतर प्लस एक है अपनी 180 डिग्री रेखा। तो कुल कितनी हो गई? 1, 1, 2, 179, 179, मतलब 360 डिग्री ऐसे होता है। आप ये सोचेंगे कि मान लो 180 इधर, 180 इधर, ऐसे नहीं होता है। 180 डिग्री रेखा है, ये एक ही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित
टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच लिखा है, ये ग्रीनिच है दोस्तों, ग्रीनिच नहीं है, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था जो GMT ग्रीनविच मीन टाइम है, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। दोस्तों देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांटें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों ये जो हमारे को प्रयोग करने को बोल रहा है, ये ऐसे बता रहा है कि आप एक वृत्त खींचिए और इसको बीच में 2 भागों में बांट दीजिए, ताकि एक ये हो जाएगा पूर्वी याम्योत्तर और ये हो जाएगा पश्चिमी याम्योत्तर। और दूसरा ये बता रहा है कि दूसरा वृत्त खींचे, बीच में से इसको 2 भागों में बांटें, तो उत्तर में होगा ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश और दक्षिण हो जाएगा साउथ अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ऐसा प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर देखते हैं, एक मिनट दोस्तों चालू रखिए, थोड़ा मार्कर निकालने में टाइम लग जाता है। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया था। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, बताया था अभी आपको ऊपर। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। हम इसको ईस्ट और वेस्ट भी कह सकते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा है। दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, एक ही रेखा है और इसका मैंने विभाजन करके भी आपको बताया था। एक बार फिर समझाता हूँ। जो ये रेखा इस प्रकार होती है, एक रेखा दोस्तों, जो एक रेखा है ये होगी 0 डिग्री GMT बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मीन टाइम। फिर होगी 179 डिग्री हो गए पूर्व के अंदर और 179 डिग्री हो गए पश्चिम के अंदर, ठीक है। और एक जो 180 डिग्री एक ही है, तो कितना हो गया 179 और 179 कितने होते हैं 358 और एक 180 बड़ा एक GMT, ये होता है इस प्रकार 360। दोस्तों ये कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें इसका। फिर दोस्तों ये जो चित्र दे रखा है 0 डिग्री याम्योत्तर, फिर इसमें 30 डिग्री पूर्व 60 डिग्री पूर्व, इसके पूर्व पश्चिम। हाँ दोस्तों ये बता रखा है, मैंने बताया जो ये कैसे कैसे डिग्रियों में विभाजित है। उसके बाद अपन देखते हैं
अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं और देशांतरीय यामित्रों के द्वारा बनी ग्रिड रेखा को देखो। देखिए दोस्तों, ग्रिड रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं और देशांतरीय रेखाओं को जो जाल बना होता है इसे ग्रिड बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये जाल बना हुआ है, देखिए ये ऐसे 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 ऐसे, फिर ये, इसे ग्रिड बोलते हैं। आगे पूछा जा सकता है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। धुबरी दोस्तों आसाम के अंदर है। आगे देखते हैं। फिर हम एक प्रयोग करेंगे। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। आप समझ के होंगे क्षैतिज रेखाएं किसे बोलते हैं? जो दोस्तों पूर्व से पश्चिमी दिशा में काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उसे क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। दोस्तों, जब रेखाएं काटती है वहाँ वृत्त खींचना है। इन छोटे वृत्तों को ए, ब, से, ध नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतरों और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करता है। ये हम बना सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे गुजरती है, कैसे ग्रिड का निर्माण होता है। फिर देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये विश्व का नक्शा दे रखा है। मैं आपको कुछ समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए दोस्तों, जो ये देखिए प्रशांत महासागर है। ये जो दिख रहा है ये प्रशांत महासागर है। देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर है। और ये जो रेखा दिख रही है आपको इसे 180 डिग्री कहते हैं, 180 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और ये जो महाद्वीप है इससे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं। और नीचे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। जो अपना संयुक्त राज्य अमेरिका है ये इसी महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में भी अपने ब्राज़ील देखा था, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। फिर आगे चलते हैं हम। उसके बाद में ये जो बीच के अंदर है ये अटलांटिक महासागर है। देखिए दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। ये ग्रीनलैंड है। देखिए ग्रीनलैंड है। और ये जो ग्रीनलैंड है वैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक स्कैंडिनेवियन देश है डेनमार्क। ये ग्रीनलैंड है डेनमार्क के आधिपत्य में है, यानी यहाँ पर डेनमार्क देश की संप्रभुता है। या 0 डिग्री अक्षांश मैंने अभी आपको बताया था। इंग्लैंड देखिए यहाँ से GMT निकलती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। और GMT के जो पश्चिमी दिशा में देश है, ठीक है, यहाँ समय इंग्लैंड से पीछे चलता है। देखिए दोस्तों, पीछे रहता है। और जो इससे पूर्व के अंदर जो भी देश स्थित हैं, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका महाद्वीप के कंट्रीज हो गए, यहाँ समय हमेशा आगे रहता है। दोस्तों, जो भारत का समय है तो GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। फिर देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद में यूरोप महाद्वीप है। नीचे हिंद महासागर आ गया। ये आर्कटिक महासागर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये एशिया है पूरा। देखिए एशिया खूब बड़ा है। ये बड़ा क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये रसिया है। पूरा क्षेत्र जो रसिया इतना बड़ा विशाल
ये विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से तो पीछे है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि में रूस प्रथम स्थान पर है। देखिए भारत, देखिए जो भारत के अंदर दोस्तों जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, मतलब आप ये ऐसे समझिए आप कि 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो 82.5 डिग्री में कितने घंटे होंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों ये जान सकते हैं 15 पंजे 75, तो 5 घंटे हो गए और 7.5 का आधा हो गया। तो भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे स्थित है। और 1 डिग्री देशांतर होता है दोस्तों, उसमें 4 मिनट का समय होता है। इस तरह 15 डिग्री में 15 चौके 60 होता है, मतलब 1 घंटा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, हिंद महासागर के नीचे। ये प्रशांत वापस आ गया क्योंकि पृथ्वी गोल है। और ये जो है ये 180 डिग्री रेखा है। दोस्तों आपको आशा है कि मानचित्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे कि वर्त एक है उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वर्तों की स्थिति ज्ञात करें। मित्रों जो ये बनाया है 1 2 3 4, जब भी प्रयोग आपको बताया था पीछे, हम ऐसे बना सकते हैं। इससे हम जान पाएंगे कि कैसे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं स्थित होती हैं। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आगे देखिए दोस्तों, ये ग्रीनविच आया है, ग्रीनविच है, आप इसको ऐसे लिखेंगे ग्रीनविच, ग्रीनविच ऐसे लिखते हैं। ये जो इंग्लैंड में स्थित है, यूके बोलते हैं जिन्हें, यूनाइटेड किंगडम, 0 डिग्री अक्षांश। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। दोस्तों जो 0 डिग्री अक्षांश पर यदि सूर्य चमकेगा तो इस अक्षांश पर जितने भी देश हैं वहाँ सब में दोपहर रहेगी और आगे आगे समय बढ़ता रहेगा और इस साइड समय घटेगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों ये कई एग्जामों में पूछा गया सवाल है, कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक के सवाल पूछते हैं कि गति हम भूल जाते हैं कि पृथ्वी की गति कैसे है। तो मैंने एक सूत्र बनाया है, इसकी गति मैंने पप्पू से याद करी है। मतलब पहले पश्चिम दिशा से लेकर पूर्वी दिशा की ओर गति चलती है। अतः ये स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। आपको भी बताया था, समय के अंतर की दर से गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अभी आपको ऊपर समझाया था। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, यानी 15 डिग्री पूर्व में 1 बजेंगे, वह ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वह दोपहर का 1 बजे होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय
ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा। देखिए जो 1 घंटे पीछे होगा, और यहाँ बजेंगे सुबह के 11 बजेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। आप ऐसे समझिए कि 180 डिग्री ये है, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं, इसमें आप 15 का भाग दो तो कितना होता है, तो 12 का जाता है। तो मतलब दिन के 12 बजे हैं यहाँ GMT पर, ग्रीनविच मीन टाइम पर, तो 180 डिग्री पर रात्रि के 12 बजेंगे, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी अक्षांशों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं ये अभी पढ़ेंगे। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए अलग अलग समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। क्योंकि दोस्तों जो गुजरात का द्वारका है और जो असम का डिब्रूगढ़ है, तो इनमें जो अक्षांशीय दूरी है वो करीबन 1 घंटे का हो गया 15 डिग्री, और इसका हो गया अब 3.5 डिग्री, लगभग 18.5 डिग्री का अंतर है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निकलता है, इससे मानक याम्योत्तर कहा जाता है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोलते हैं, शॉर्ट में कई बार IST लिखा आता है। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब भारतीय मानक समय, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निकलता है। यदि ये समय दोस्तों अलग अलग होता मान लो पूरे देश में, तो इससे बहुत ही असुविधा उत्पन्न होती। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सोएंगे। दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, भोपाल जो मध्य प्रदेश में है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सोएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, मतलब दोपहर के 2 बजे बता रहे हैं। तो भारत में 7:30 बजेंगे, 2 तो वहाँ बज रहे हैं, और भारत के अंदर 5.5 घंटे भारत आगे हैं। तो मतलब भारत में समय होगा शाम के 7:30 बजेंगे, ठीक दोस्तों। तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। मैंने आपको कई बार बताया, जो भारत है ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा वहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए होते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है।
इस प्रकार प्रत्येक समय छत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरती है। दोस्तों, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी के कुल कितने मानक समय क्षेत्र हैं? तो 24 है। 24 घंटे होते हैं और 24 ही मानक समय क्षेत्र होते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, भारत में एक ही मानक समय क्षेत्र है, क्योंकि भारत का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूस बहुत ही ज़्यादा जगह पर फैला हुआ है, इसलिए रूस के 11 मानक समय क्षेत्र हैं। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे वन लाइनर वाले। पृथ्वी का सही आकार क्या है? दोस्तों, पृथ्वी का सही आकार है दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घ वर्ताकार। ठीक दोस्तों, सही में लिखने में नहीं आ रहा है। ग्लोब क्या है? दोस्तों, ऊपर आपने पढ़ा था अभी ग्लोब। ग्लोब किसे बोलते हैं? ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप होता है। पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप जिसे उकेरा जा सकता है, ग्लोब कहलाता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है दोस्तों? इसका अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और यदि मकर रेखा पूछता है यहाँ जगह, यहाँ तो ये हो जाता 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? दोस्तों, ये आपको बताया था मैंने, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध। पहला है उष्ण, जो 23 डिग्री तक है 0 से। फिर है शीतोष्ण, ये भी आपको बताया था मैंने, 23 डिग्री से 7.5 डिग्री। और सबसे लास्ट का है शीत कटिबंध, जो 23.5 डिग्री से ध्रुवों तक फैला होता है। मतलब 3 कटिबंध है संपूर्ण पृथ्वी पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? देखिए दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक उसी प्रकार जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, उसके समानांतर उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध को क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि दोस्तों, जो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर सूर्य जो सीधा चमकता है, मतलब डायरेक्ट सूर्य चमकता है यहाँ, इसलिए सबसे अधिक ऊष्मा भी यहीं प्राप्त होती है उष्ण कटिबंध में। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि दोस्तों, जो भारत का समय है इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे हैं। तो मतलब जो लंदन इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर है, तो वो 5 घंटे पीछे, 5.5 घंटे पीछे रहेगा, यानी यहाँ दोपहर के 12 बजेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम जो सही उत्तर वाले चिन्ह हैं वो करेंगे। प्रमुख ज्यामित्र का नाम है 0 डिग्री, जो मैंने GMT बताया था आपको, ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच से निकलता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, मैंने अच्छे से समझाया था तुम्हारे को, 360 देशांतर होते हैं। दक्षिण ध्रुववर्त स्थित हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा ये। फिर दोस्तों, ग्रिड किसका जाल है? ये आपको करना है। ग्रिड अक्षांशों और देशांतरीय ज्यामित्रों का जाल है। जो अक्षांश रेखाएं हैं, सॉरी देशांतर रेखाएं ऊपर वाली है, और ये अक्षांश रेखाएं, इनके जाल को ग्रिड कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला सवाल करते हैं, मकर रेखा
मैंने ऊपर आपको बताया था 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। भारत का मानक यामी उत्तर कितना है? अपना है 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री ईस्ट। 0 डिग्री यामी उत्तर को किस नाम से जाना जाता है? इसको GMT के नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ घटती है? ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तरी ध्रुववर्त ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम, आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी के अक्ष विषुवत कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिण ध्रुववर्त को दर्शाने वाला एक चित्र बनाइए। आपको खुद करके देखना है। आओ खेलें। कार्डबोर्ड पर समान आकार लगभग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को 6 वृत्त बनाकर उन्हें काट लें। उनके व्यास उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिम तथा 23.5 डिग्री कोणों को वृत्त के प्रत्येक भाग को चिन्हित करें जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब उत्तरी और दक्षिणी रेखा उन वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उत्तरी दक्षिणी रेखा सील दें। अब 12 अर्धवृत्त बनते हैं। मान लें कि एक अर्धवृत्त ग्रीनविच याम्योत्तर जो 0 डिग्री को दर्शाता है, यहाँ से छठा अर्धवृत्त 180 डिग्री याम्योत्तर होगा। दोनों तरफ 0 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच 5 अर्धवृत्त होंगे जो 180 डिग्री की दूरी पर पूर्व और पश्चिमी देशांतर हैं। ध्रुवों को दिखाने के लिए उत्तरी दक्षिणी रेखा के दोनों छोरों पर पिन लगा दें। पूर्व पश्चिम बिंदुओं को छूता हुआ एक रबर बैंड लगा दें जो कि विषुवत वर्त को दर्शाएगा। पूर्व पश्चिम बिंदुओं के 23.5 डिग्री, उत्तर और दक्षिण बिंदुओं पर 2 रबर बैंड लगा दें जो उष्ण कटिबंध है, कटिबंधों दिखाएं। ये आपको ऐसे बना कर देखना है खुद को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे चित्र बने हैं उनके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।